नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का तीसरा मॉड्यूल जो था 21वीं सदी के हमारे करियर स्किल के बारे में, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें 3 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा चौथा टॉपिक होगा आलोचनात्मक चिंतन और निर्णय लेना। ठीक है, यहाँ पे हमारा चौथा टॉपिक क्या है? आलोचनात्मक चिंतन और निर्णय लेना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इस बार पार्ट में हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि आइए जाने कि आलोचनात्मक चिंतन किसे कहते हैं। समझिए, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है हमारा, उसके बारे में बताएगा किसे कहते हैं। बोल रहा है किसी समस्या को हल करने के लिए जो हमारा सोचने का तरीका होता है वह आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है ना। मान लीजिए कोई भी समस्या है, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, उसको हल करने का जो भी हमारा तरीका होता है वो क्या कहलाता है, या जैसे जिस तरीके से हम उसको सोचते हैं करने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है? आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। इससे हमें यह पता लगाने में मदद मिलती है कि हमें बताई गई कोई बात सच है या कि नहीं। ठीक है, तो इस चिंतन से हमको पता चलता है कि जो भी चीजें हमें बताई गई हैं, है ना, वो सच है या नहीं है, सच नहीं है, इसका पता लगाने में क्या होता है, हमको मदद मिलता है। मान लीजिए आपके चाचा आपसे कहते हैं कि हम किताबों के बिना कभी नहीं सीख सकते। इस आप इसके बारे में ये सवाल पूछकर आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए आपके चाचा जी ने कहा कि हम किताब के बिना कभी नहीं सीख सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन चाचा जी बोल रहे हैं। तो उस पर क्या है कि आपको आलोचनात्मक चिंतन करना है। उस चिंतन के लिए आप कुछ जो आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, जो आपके मन में जो आप सोच रहे हैं, सोचने का जो तरीका है, उस आधार पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या यह सच है? आप चाचा जी से ऐसा प्रश्न बोल सकते हैं। जब चाचा जी ने कहा कि हम किताबों के बिना कभी नहीं सीख सकते, तो आप पूछ सकते हैं उनसे क्वेश्चन में कि क्या ये बात सच है। और दूसरा क्या पूछ सकते हैं, हम और कैसे सीख सकते हैं। ये हमारे पास विषय होना चाहिए पूछने के लिए कि हम और किस किस चीज से सीख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन होगा हमारा, क्या होता है अगर हम बिना किताब के सीखते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। जब तो आपके चाचा जी ने कहा कि हम किताब के बिना कुछ नहीं सीख सकते, तो आपका 3 क्वेश्चन उनसे हो गया, क्या यह बात सच है, हम और कैसे सीख सकते हैं, है ना, क्या होता है अगर हम बिना किताबों के सीखते हैं। मान लीजिए बहुत सारी चीजें हम ऐसा भी सीखते हैं जो किताबों में नहीं लिखी है, जैसे जीवन जीने का तरीका, समाज में रहने का तरीका, ये सब किताब में थोड़ा लिखा होता है। ये तो हम लोग सामने देख देख कर सीखते हैं। तो उसी चीज के बारे में बता रहा है। आगे है, इस तरह आप तथ्यों के आधार पर किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं या सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम जो कुछ सुनते हैं या देखते हैं उस पर तुरंत विश्वास ना करें, कई बातों को ध्यान में रखकर सोचें और सवाल करें, है ना। बोला कि इस तरह से तथ्य के आधार पर आप किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर विश्वास तुरंत नहीं कर लेना है, कुछ अपने तथ्य रखना है, ठीक है, अपने प्रश्नों को रखना है, अपना खुद का सोचना है ना, जिसे आलोचनात्मक चिंतन बोलते हैं। चिंतन करना है और उस आधार पर उससे प्रश्न करना है और जांचना है कि क्या यह चीजें सही बोल रहे हैं कि या गलत बोल रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि तुरंत विश्वास नहीं करना है, कई बातों को ध्यान में रखकर हमको सोचना है पहले। ठीक है, तो ये चीज इसमें बताया गया है। आगे है, आलोचनात्मक चिंतन के दौरान हम निम्न चरणों का पालन करते हैं। कौन कौन से स्टेप हैं जिनको हमें पालन करना चाहिए, है ना। बोल रहा है कि आइए एक और उदाहरण देखें। मान लीजिए आप एक मैकेनिक हैं, ठीक है, और ग्राहक ने सड़क के बीचों बीच, हाँ, एक ग्राहक ने सड़क के बीचों बीच खराब हुई उसकी कार को ठीक करने के लिए आपको बुलाया है। इस समस्या के समाधान के लिए आप कौन सी चीजें अपने साथ ले जाएंगे, है ना। एक प्रश्न क्या है कि मान लीजिए आप क्या है, मैकेनिक हैं, है ना, और क्या हुआ कि एक ग्राहक है, उसका जो है गाड़ी उसको सड़क के बीच में खराब हो गया है ना, वो आपको ठीक करने के लिए बुला रहा है। तो इस समस्या के समाधान के लिए आप कौन कौन सी चीजें अपने साथ ले जाएंगे, है ना। तो बोल रहा है कि इसमें जो भी जानकारी उपलब्ध है आपको उपलब्ध जानकारी के हिसाब से हल ढूंढने और नतीजे पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है ना। मान लीजिए आपके पास कोई समस्या आ गई, कार खराब हो गया, आप मैकेनिक हैं, तो उसने बताया कि यार इस सड़क के बीच में मेरा कार खराब हो गया है और कार अब चल नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता चल गई कि हाँ उसका कार खराब है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, उसका चिंतन करना है कि अरे यार कार उसका खराब हो गया है, तो उसका हल कैसे निकाले हम लोग। ठीक है, तो उसका हल निकालें और उस नतीजे पर पहुंचने के लिए जो भी प्रक्रिया हम सोचते हैं
कि यार क्या ले चलें, कौन सा इक्विपमेंट ले चलें जिससे कार उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। तो उस चीज को क्या क्या कहा जाता है, आलोचनात्मक चिंतन। यानी किसी भी समस्या को हल करने के लिए आप जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं कि हाँ हम ये तरीका अपना सकते हैं या इन चीज से इस समस्या को हल कर सकते हैं, वो चीज हमारा आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। हाँ, आगे एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि आपके अनुसार आलोचनात्मक चिंतन क्यों जरूरी है? इसको अपने शब्द में लिखना है ना, कि आलोचनात्मक चिंतन क्यों जरूरी है। जैसे किसी भी समस्या को हल करना है तो पहले उसका चिंतन करना पड़ेगा, अरे यार कि हम इस समस्या को किस तरह से हल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो आपको पहले सोचना होगा, अरे यार हम पैदल जाएं, गाड़ी से जाएं, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, हवाई जहाज से जाएं, किस चीज से जाएं, पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया कितना समय में पहुंचना है। अगर एक दिन का समय है तो चलो ठीक है, हम बस से भी जा सकते हैं, लेकिन और जल्दी पहुंचना है तो हमको ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। तो इस तरह का चिंतन करना जरूरी होता है ताकि हम अपने मंजिल पर अपने काम को अच्छे से कर सके। तो इस प्रश्न को अपने हिसाब से लिख लेना है ना। अगर आप प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं करिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको आना चाहिए निर्णय लेने का तरीका, इसी को बोला जाता है चिंतन। आगे है, आइए निर्णय लेने, हाँ, डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया के बारे में सीखें कि डिसीजन मेकिंग कैसे करना है। आइए एक और उदाहरण देखें। मान लीजिए कि आप एक मैकेनिक हैं और एक ग्राहक ने सड़क के बीचों बीच खराब हुई उसकी कार को ठीक करने के लिए आपको बुलवाया है। इस समस्या के समाधान के लिए आप इनमें से कौन सी चीजें अपने साथ ले जाएंगे? ये भी डिसीजन मेकिंग है ना। मान लीजिए किसी मैकेनिक ने बोला कि यार मेरा गाड़ी खराब हो गया जो सड़क के बीच में खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको बुला रहा है। तो इस समस्या के समाधान के लिए आप कौन कौन सी चीजें ले जाएंगे, है ना। तो बात तो वही हुआ, जो भी जानकारी उपलब्ध है उस जानकारी के हिसाब से, है ना, उस जानकारी को हम समझेंगे कि हाँ यार, और फिर क्या करेंगे, हल ढूंढने का प्रयास करेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। ठीक है, तो बात होती है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की, है ना, निर्णय निर्धारण की, कि क्या क्या चीज हमको निर्णय लेना है। पहला निर्णय क्या है हमारा, समस्या को पहचाने, ये भी हमको निर्णय लेना है। दूसरा है विकल्प को ढूंढे, जब तक हम समस्या को नहीं पहचानेंगे तब तक हम उसका हल नहीं कर सकते। तो ये भी डिसीजन हमको लेना है कि समस्या को पहचानना कैसे है ना, और विकल्प ढूंढना है कि हाँ हम किस किस चीज से और समस्या का हल कर सकते हैं। आगे है सबसे अच्छे विकल्प का चयन करें। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में ये भी आता है कि हम उस समस्या को हल करने के लिए सबसे उत्तम विकल्प कौन सा है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए 3-4 विकल्प होते हैं, लेकिन जो विकल्प सबसे उत्तम होता है हम उसी का चयन करते हैं। आगे है अपने निर्णय को लागू करें, जो भी आपने निर्णय ले लिया उसको लागू करना, उस समस्या को हल करने के लिए काम कराना है। आगे है अपने निर्णयों का मूल्यांकन करें और उनसे सीखें। ठीक है, तो जो भी आपने निर्णय लिया है, जो भी आपने डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के आधार पर मान लीजिए आपने कार को सही कर दिया, ठीक है, तो उस निर्णय का मूल्यांकन करना है कि हाँ यार हम इस रास्ते से गए थे तो एकदम बढ़िया से काम कर पाए, है ना, और उससे सीखना भी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए उस तरह का समस्या फ्यूचर में कभी आता है तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ये हो गया आपका डिसीजन मेकिंग। आगे है, आइए देखें कि प्रिया अपने करियर के बारे में कैसे निर्णय लेती है ना। ये प्रिया है, प्रिया महोदया है। ये देखो क्या बोल रही है, बोल रही है कि मैं इस उलझन में हूँ कि कौन सा आईटीआई का कोर्स करूँ, मुझे ड्राइंग और पेंट करना पसंद है, या करके मुझे खुशी मिलती है। ठीक है, लेकिन अगला स्टेप में क्या बोल रही है कि मेरे चाचा कहते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करने में बहुत फायदा है, मैं डेटा एंट्री और प्रोग्रामिंग सीख सकती हूँ, ऑफिस असिस्टेंट बन सकती हूँ, या डेस्कटॉप पब्लिशिंग सीख सकती हूँ। ठीक है, तो उनके चाचा कह रहे थे कि क्या करना है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या काम करने से बहुत फायदा है, उससे आप डेटा एंट्री सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं, है ना, या डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी सीख सकते हैं। और इनका मन कर रहा था कि मैं आईटीआई का कोर्स करूं, और आईटीआई के कोर्स में इनको क्या ड्राइंग करना और पेंट करना क्या था, बहुत पसंद था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दोनों के बीच का डिसीजन निकाल लिया, है ना। फिर इन्होंने क्या कौन सा डिसीजन निकाला, इन्होंने निकाला कि मैंने ग्राफिक डिजाइनर किया बनने के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सीखने का निर्णय लिया, है ना। तो क्या है कि ग्राफिक डिजाइनर बनना है, उसके लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग इन्होंने सीख लिया। ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है, जैसे वीडियो में क्या ग्राफिक्स वगैरह बनाए जाते हैं, यानी एक तरह का डिजिटल पेंटिंग होता है। ठीक है, तो उन्होंने उसको सीख लिया। उसको सीखने के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या किया, सीखने का निर्णय लिया। यह मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि मैं डिजिटल आर्ट सीख सकती हूँ और अपनी पसंद का काम करने में भी मदद मिलेगा। ठीक है, इनको पसंद था
कि हम आर्ट करेंगे, हमको आर्ट बनाना पसंद है, ठीक है। लेकिन चाचा ने बताया कि कंप्यूटर क्षेत्र में जाइएगा तो अच्छा आपको नॉलेज होगा या अच्छे से आप काम कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, दोनों का मिक्सअप कर लिया, है ना। यानी ग्राफिक डिजाइनर से उन्होंने पेंटिंग सीखा, है ना, वो ग्राफिक डिजाइनर पेंटिंग में ही आता है, और क्या क्या डेस्कटॉप पब्लिशर का कोर्स कर लिया, तो दोनों एक साथ आ गया। और अब इनको क्या है, ये डिजिटल आर्टिस्ट बन गई, है ना, यानी डिजिटल आर्ट ये बनाती है, और आर्ट भी पसंद है इनको और कंप्यूटर भी आने लगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इन्होंने क्या किया, दोनों के बीच में अपना बैलेंस बना लिया। ये प्रिया जी थी, है ना। आगे बोल रहा है कि आइए डिसीजन मेकिंग सीखें, डिसीजन के मेकिंग कैसे करना है ना, इसके बारे में सीखना है। क्या होता है डिसीजन मेकिंग, आपकी आईटीआई कोर्स के बाद आपको एक अलग शहर में नौकरी मिल जाती है, आपका परिवार खुश है कि आपके पास नौकरी है, लेकिन आप दूसरे शहर में नहीं जाना चाहते हैं या चाहती हैं। अब अपनी समस्या का समाधान करने के लिए डिसीजन मेकिंग के चरणों का चयन करें, है ना। तो कौन कौन से चरण हैं आपके पास, यहाँ पे कुछ चरण दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से चरण हैं, ये आपका एक प्रश्न हो गया, समझ लीजिए, है ना, कि आपके सामने एक प्रश्न है, यानी आपने क्या किया, आईटीआई का कोर्स किया है, उसके बाद आपको अलग शहर में नौकरी मिल जाती है, परिवार वाला आपका खुश है कि क्योंकि आपको नौकरी, आपके पास नौकरी है, लेकिन आपका मन नहीं है दूसरे शहर में जाने का। तो इस समाधान के लिए आपके पास डिसीजन मेकिंग के कुछ स्टेप हैं, उसको फॉलो करना है। क्या क्या है, पहला चरण क्या है, समस्या क्या है, समस्या को पहचान लीजिए, ठीक है। आपके पास क्या क्या विकल्प है, जो भी विकल्प है वो कर सकते हैं। आपके पास सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है ना। तो कई सारे विकल्प होते हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा अच्छा होता है, कुछ कम अच्छा होता है। आगे बोल रहा है आप इस विकल्प को अमल कैसे लाएंगे या लाएंगी, है ना, अपने निर्णय से आपने क्या सीखा, है ना, आपने इस निर्णय से क्या सीखा। जो भी आप निर्णय लेंगे उससे कुछ ना कुछ तो सीख मिलता ही है। तो इस तरह के प्रश्न को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी इस जगह पे अपने आप को खुद को रखिए और इन प्रश्नों का हल दीजिए या डिसीजन मेकिंग करिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। अगला है हमारा टॉपिक कार्यस्थल पर समय प्रबंधन, क्योंकि आज के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या होती है लोगों के बीच में, है ना, कि लोग अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि कार्यालय पर समय प्रबंधन कैसे किया जाए। ये तो बात कार्यस्थल की हो गई, ठीक है। ऐसे बात हमारे, मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट हैं अभी, तो स्टूडेंट लाइफ की भी बात ऐसी होती है कि हम लोग टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या, अभी तो सोशल मीडिया का टाइम है ना, हम लोग अगर सोशल मीडिया पे चल गए तो क्या हुआ, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा व्यतीत कर देते हैं। उसके बाद जब समय निकल जाता है तो पता चलता है अरे यार मेरे पास तो पढ़ने का समय ही नहीं बचा, फिर खाना खाए सो गए, ठीक है। ये सारी घटनाएं बहुत सारे बच्चों के साथ होती है, क्या मैक्सिमम 80-90% बच्चों के साथ होती है। तो क्या करना, चाहे कार्यस्थल आपका कहीं आप काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप पढ़ाई का काम कर रहे हैं, तो उस समय पर क्या करना, टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट के आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि आपके द्वारा पालन किए जाने वाले टाइम मैनेजमेंट के तरीकों पर चिन्ह लगाएं। यहाँ पे कुछ क्या है, टाइम मैनेजमेंट करने के तरीके हैं, उस पर क्या करना है, टिक लगाना है आपको, ठीक है। इसमें पहला है कि मैं पहले से योजना बनाता हूँ, कोई भी काम करना है तो उसके लिए पहले प्लानिंग किया जाता है ना। मैंने हफ्ते और महीने के हिसाब से लक्ष्य तय किए हैं, ठीक है। लक्ष्य को तय करना है कि हाँ, एक हफ्ते में मैं 4 चैप्टर खत्म कर लूंगा, है ना, या एक महीने में 5 चैप्टर खत्म कर लूंगा। इस तरह से क्या करना है, आपको लक्ष्य तय करना है ना। आगे है तीसरा, मैं हर दिन एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ या बनाती हूँ। टू डू लिस्ट का मतलब है कि हाँ, मुझे आज करना ही करना है, यानी एक टॉपिक को हमको आज पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट अपना कर सकते हैं। चौथा है हमारा, काम पर ध्यान लगाने के लिए मैं अपना फोन बंद कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर आपको काम पे अपना फोकस है तो अपना फोन को क्या करना है, दूर रखना है, क्योंकि फोन आज के टाइम पे क्या है, बहुत डिस्टर्बिंग डिवाइस है ना। फोन के फायदे हैं तो इसके नुकसान भी। तो फोन आपको डिस्टर्ब भी कर देता है, आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए बुक से पढ़ रहे हैं, तो क्या है कि फोन का मैसेज जैसे ही आता है आप विचलित हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये करना है कि जब भी आप काम करें, पढ़ाई का काम करें, तो फोन को बंद कर देना है, ताकि आप अच्छे से काम कर सकें। आगे है पांचवा हमारा, मैं जरूरी काम पहले करता हूं, जो काम जरूरी है उसको पहले करना है, इससे भी आपका क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट होता है। तीसरा है, पहले मैं कोई भी काम शुरू करने से पहले एक समय सीमा तय करता हूँ, ठीक है। बात सही है, कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो एक फिक्स डेडलाइन बना दीजिए कि हाँ, इतना देर में हमारा काम हो जाना। जैसे डेली भी आप करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाने का एक फिक्स टाइम है, नहीं तो पता चला रात भर खाना ही बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी एक फिक्स टाइम होता है कि 1 घंटा में, आधा घंटा में, 1.5 घंटा में हम अपना खाना बना लेंगे, ठीक है। तो 5 हो गया, ये छठवां हो गया, ये हमारा सातवां है, मैं काम के बीच में एक ब्रेक लेता हूँ या लेती हूँ, ठीक है।
बात सही कह रहा है। तो जैसे ही आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आधे घंटे के, 40 मिनट के, 45 मिनट के, 1 घंटा किए, तो 1 घंटा करने के बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक ले लेके आप काम करेंगे तो अच्छा इफिशियंसी के साथ काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि 4 घंटा लगातार पढ़ ही रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक नियम बना लेंगे कि हम आधा घंटा के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, या तो और ज्यादा सीटिंग है बैठ सकते हैं तो 1 घंटा के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या करना है, ब्रेक ले लेकर काम करना है। 8वां है, मैं काम पूर्ण करने के बाद खुद को इनाम देता हूँ, है ना। ये भी एक क्या है, टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका है। खुद को लालच देना है काम पूरा करने के बाद कि हाँ यार चलो मैं ये काम कर लेता हूँ या इतना चैप्टर पढ़ लेता हूँ, तो 10 मिनट के लिए घूम लूंगा या थोड़ा सा मोबाइल चला लूंगा या थोड़ा सा खेलने चला जाऊंगा। तो इस तरह से करके, है ना, आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या इसमें से जो आप करते हैं वो, जो आपको अच्छा लगता है उस पर आप टिक लगा सकते हैं। आगे है, क्या आपने टाइम मैनेजमेंट करने के बारे में सोचा है ना। कभी सोचा होगा, है ना, टाइम मैनेजमेंट करने के बारे में सोचा है क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है। क्या चीज बोल रहा है कि, बोला है कि स्कूल में अलग अलग विषयों को सीखने के लिए टाइम टेबल क्यों था, है ना। इसको सोचो कि अलग अलग क्या है, विषय को सीखने के लिए टाइम टेबल क्यों होता था। आगे है, आपको आपके शिक्षक आपको होमवर्क जमा करने के लिए समय सीमा क्यों देते थे, है ना। इस पर थोड़ा सोचना है आपको। क्यों सोचेंगे, क्योंकि इससे क्या होता था, टाइम मैनेजमेंट होता था। अगर स्कूल में एक विषय को पढ़ाया जाए, उसको पढ़ाते गए पढ़ाते गए पढ़ाते गए, तो क्या हुआ, अन्य सारे विषय छूट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता था, स्कूल में 40 मिनट का या 1 घंटे का क्या टाइम टेबल बना के रखा जाता था कि हाँ ये सब्जेक्ट 1 घंटा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जब भी आप कोई होमवर्क देते थे तो टीचर आपको उसको उसका समय सीमा भी देता था कि हाँ इसको कल करके लाना है, 2 दिन में करके लाना है। जब तक टाइम लिमिट नहीं दिया जाएगा तब तक आप क्या करेंगे, अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या किया जाता था, आपको समय सीमा में बांधा जाता था। ठीक है, तो आगे इसमें क्या बोल रहा है, और ये आपको अपने टाइम मैनेज करने के तरीकों के बारे में सीखने में मदद करते हैं। कौन से तरीके, वो जो ऊपर स्कूल वाला है और जो टीचर आपको क्या देता था, होमवर्क देता था। आगे है, टाइम मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने काम को व्यवस्थित करते हैं और योजना बनाते हैं ताकि हम समय का बेहतर उपयोग कर सकें, है ना। सही तरह से किया गया टाइम मैनेजमेंट आपको बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। अलग अलग कामों के बारे में अपने समय को संतुलित करना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसे हम अपने काम को व्यवस्थित करते हैं और योजना बनाते हैं ताकि हम हर समय का सबसे बेहतर उपयोग कर सकें। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम अपने काम को व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, ताकि और योजना बनाते हैं ताकि हम अपने काम को एक समय सीमा के भीतर कर सकें या समय का बेहतर उपयोग करते हुए अपने काम को कर सकें। सही तरीके से किया गया टाइम मैनेजमेंट आपको बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है ना। अगर आप क्या करें, टाइम का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपके काम क्या होंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से आप काम को कर सकते हैं। बोला कि अलग अलग कामों के बीच में अपने समय को संतुलित करना जरूरी होता है। मान लीजिए अपने आपके पास काम का छोटा छोटा सा टुकड़ा है ना, तो काम के बीच में आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट करके खुद को संतुलित भी करना है ताकि आप काम को अच्छे तरीके से कर सकें। आगे है, टाइम मैनेजमेंट आपकी मदद करता है। कुछ यहाँ पे टिप्स दिए गए हैं किस किस चीज में मदद करता है। पहला है, समय से काम पूरा करने में आपको मदद होगा कि टाइम से आप पूरा कर पाएंगे चीजों को। अगर टालेंगे, टाइम को मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जो काम होगा वो समय सीमा के अंदर नहीं पूरा होगा। आगे रोजाना के लक्ष्यों को तय करने और उन्हें पूरा करने में मदद करता है टाइम मैनेजमेंट, है ना। आपने जो लक्ष्य तय किया है कि आज शाम तक हमको इतना काम कर लेना है, अगर टाइम का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप शाम तक उतना काम नहीं कर सकते। आगे है, तनाव कम करने में, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, डेड लाइन है उसका कि हाँ शाम तक करके देना है, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, समय को ऐसे ही गवाते रहे तो क्या होगा, आपका टेंशन बढ़ेगा। अरे यार काम तो इतना बचा, अभी टाइम कम है, काम ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, टेंशन हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है, टेंशन भी कम होता है। आगे है, काम के प्रदर्शन में सुधार, हाँ काम के प्रदर्शन में सुधार करने में, ठीक है। तो काम करने का जो प्रदर्शन है, यानी जिस इफिशियंसी से आप काम करते हैं, अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा तो काम कार्य करने का जो प्रदर्शन होगा उसमें सुधार आएगा। पता लगा आपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाए तो क्या हुआ, काम बढ़ा है, अभी काम ज्यादा है, तो क्या करेंगे, आप काम को ऐसे ही उधर उधर करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी से इससे क्या होगा, काम करने का जो आपका परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाएगा। आगे है, कम समय में ज्यादा काम करने में, ठीक है। तो एक टाइम अगर मैनेजमेंट करते हैं तो आप कोई भी काम मान लीजिए बड़ा समय में करने का है, उसको आप छोटा समय में भी कर सकते हैं अगर आपके पास क्या है, टाइम मैनेजमेंट के तरीके हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करने से आपको इन चीजों में मदद मिलती है। समझ गए।
आगे यहाँ पे एक प्रश्न है, प्रश्न क्या बोल रहा है, टाइम मैनेजमेंट शब्द से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को लिखना है। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं कि उससे आप क्या समझते हैं। बोल रहा है कि आइए टाइम मैनेजमेंट के महत्व के बारे में जाने, टाइम मैनेजमेंट का क्या महत्व होता है उसको जानते हैं, है ना। बोल रहा है कि राम IIT विवेक विहार दिल्ली से इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा है। वह एक्स्ट्रा कोर्स करके पेंटिंग सीखना चाहता है, हालांकि समय की कमी के कारण वह पेंटिंग नहीं सीख पा रहा है, तो राम को क्या करना चाहिए, है ना। बोल रहा है कि राम नाम का एक व्यक्ति है ना, और वो क्या कर रहा है, वो कहीं दिल्ली में एक ITI है, उससे क्या कर रहा है, वो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा है। इंटीरियर डिजाइनिंग वो होता है जो घर के अंदर के स्ट्रक्चर को बनाता है, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा कोर्स करना चाहता है पेंटिंग का। ठीक है, लेकिन उसके पास क्या है, टाइम का कमी है, तो वो नहीं सीख पा रहा है। तो राम को क्या करना चाहिए, दो क्वेश्चन ऑप्शन है, पहला पेंटिंग क्लास छोड़ देनी चाहिए, दूसरा क्या है, अपने समय को सही तरीके से मैनेज करके 1 घंटा निकालना चाहिए। तो इसमें से जब आप इसको देखेंगे तो ये तो गलत लग रहा है हमको कि पेंटिंग क्लास छोड़ देना चाहिए, है ना। वो अगर एक्स्ट्रा कोर्स करना चाहता है तो कर सकता है। कैसे कर सकता है, अगर वो अपने समय को सही तरीके से मैनेज करे तो 1 घंटा निकाल सकता है ना। यानी घूमने उमने का समय अगर अपना मैनेज करना चाहे तो क्या करेगा, समय निकाल सकता है पेंटिंग क्लास करने के लिए। बोल रहा है कि अगर राम अपनी पेंटिंग क्लास छोड़ने का फैसला करता है तो वो अपने करियर को आगे बढ़ाने का एक अच्छा मौका खो देता है। ठीक है, मान लीजिए राम आपकी तरीके का सोचता है तो वो क्या करेगा, छोड़ो पेंटिंग क्लास छोड़ देते हैं, है ना। अगर वो छोड़ देता तो क्या होगा, वो अपने करियर को आगे बढ़ाने का एक जो मौका मिल रहा था वो खो देगा, है ना। आगे बोल रहा है कि हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, इसका कारण यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सहज हैं या ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, है ना। हाँ, तो क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है ना। इसका कारण एक ही हो सकता है कि आप अपने दैनिक जीवन में बहुत क्या है, सहज है, यानी कुशलता से काम नहीं करना चाहते हैं या ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो आदमी मेहनत नहीं करना चाहता वही बोलता है कि हाँ मेरे पास इस चीज के लिए समय नहीं है। लेकिन होता क्या है कि सभी के पास 24 घंटे होते हैं। लगन और दूर की सोच वाले जो लोग होते हैं किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए समय निकाल लेते हैं, है ना। अगर किसी के पास काम करने का लगन है और दूर की सोच रखते हैं कि हाँ यार मैं 2 कोर्स कर लूंगा तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा भविष्य में, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो दूरगामी सोच वाले होते हैं और जिनके पास क्या होता है, लगन होता है, वैसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। आगे है प्रोफेशनल तौर पर टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी कौशल में से एक है ना। हाँ, प्रोफेशनल तौर पर यानी जैसे कि हाँ, प्रोफेशनल तौर पर यानी आप कहीं पे काम करते हैं उस तौर पर क्या है कि टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी कौशल में से एक है। ठीक है, टाइम मैनेज करना भी एक कला होती है, एक स्किल होता है। आगे है, आज की इस कामकाजी दुनिया में काम का दबाव बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमें कम समय में बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है, टाइम मैनेजमेंट के बिना हम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। आपकी आज की जो कामकाज करने की दुनिया है ना, वो बदल चुकी है। पहले था धीरे धीरे काम होता था, आज क्या बहुत फास्ट काम होता है ना। यानी कामकाजी दुनिया में क्या काम का बहुत प्रेशर रहता है कि ये कम समय में ज्यादा काम करना है, तो हमें कम समय में बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना होता है अगर काम ज्यादा करना है तो, है ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, टाइम मैनेजमेंट के बिना हम इस काम को ठीक से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया कैसी है, फास्ट फास्ट वाली दुनिया है। तो इसमें क्या करना, हमको काम करने के लिए टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। आगे इसमें बोल रहा है क्या, कार्यस्थल में अच्छे टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, दूसरों की तुलना में ज्यादा कौशल सीख सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। अगर कार्यस्थल पर क्या कर रहे हैं, हम अच्छे से टाइम मैनेज कर रहे हैं तो हम क्या क्या चीजें पा सकते हैं। पहला क्या है, दूसरों की तुलना में ज्यादा स्किल सीख सकते हैं, दूसरा है अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर सही बात है टाइम का मैनेजमेंट हम लोग करेंगे तो क्या होगा, समय बचेगा तो हम कुछ और स्किल भी सीख सकते हैं, है ना। अगर हम लोग टाइम मैनेज करेंगे तो क्या होगा, अपने करियर में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ और चीजें दी गई हैं, यानी कुछ और पॉइंट बताए गए हैं। कौन सा है, बोला कि अपनी टीम के विकास में सहायता कर सकते हैं। अगर टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कम समय में ज्यादा काम करेंगे तो पूरी टीम का विकास होता है। आगे है, अपने काम में सुधार कर सकते हैं। टाइम मैनेज करेंगे तो काम में सुधार भी आएगा, जो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे वो अच्छे से कर सकेंगे। आगे है, काम को समय सीमा में पूरा कर सकते हैं और कार्य संतुलन को बेहतर बना सकते हैं, है ना। अगर क्या है कि अगर टाइम मैनेजमेंट आ रहा है आपको तो क्या कर सकते हैं, काम का जो समय सीमा है उसको आप सुधार सकते हैं, यानी अपने टाइम पर पूरा कर सकते हैं काम को। कार्य संतुलन को बेहतर बना सकते हैं, है ना। कार्य का जो संतुलन है, यानी काम करने का जो
तरीका है, व्यवस्था है, उसको आप क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो टाइम मैनेजमेंट से हमको प्रॉफिट देती है। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्या है, प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न बोल रहा है कार्य जीवन संतुलन या वर्क लाइफ बैलेंस शब्द से आप क्या समझते हैं या समझती हैं, आपको क्यों लगता है कि यह जरूरी है। इसको अपने शब्दों में क्या करना है, इस प्रश्न का जवाब देना है। आगे है यहाँ पे, आइए हमारे रोजाना जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट के तरीके को जाने, है ना, कि हमारे दैनिक जीवन में रोजाना जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट करने के क्या तरीके हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास अपनी इच्छा से सब कुछ करने के लिए समय नहीं है, तो बेहतर टाइम मैनेजमेंट तकनीकी आपकी मदद कर सकते हैं, है ना। रोजाना की जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या है, कुछ सुझाव दिए गए हैं, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है कि यार टाइम की कमी है तो हम अपनी इच्छा से कुछ करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना, तो बेहतर टाइम मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स होते हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। और रोजाना की जिंदगी में टाइम मैनेज करने के लिए कुछ सुझाव यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। पहला क्या है, पहला सुझाव है कि अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। जो भी चीज आपको करना है, लक्ष्य पे फोकस होना है, उसका निर्धारण करना है कि हाँ हमको ये चीजें करना है। आगे है दूसरा, हमारा दूसरा बोल रहा है इस लक्ष्य को पाने के लिए सभी कार्यों की सूची बनाएं, है ना। कोई भी टारगेट आपने फिक्स किया है कि हमको खाना बनाना है मान लीजिए, तो उससे रिलेटेड जो भी कार्य कर सकते हैं आप उसकी एक सूची बनाएं। जो जो काम करने हम उसमें हो सकता है कि हाँ ये करना पड़ेगा, तो उसकी क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, ऐसे पढ़ाई में भी करना है कि कौन कौन सा लिस्ट उसमें कौन कौन सा कार्य करना है, क्या क्या पढ़ना, उसका एक सूची बना लेना है। आगे है इसके लिए हर दिन किए जाने वाले जरूरी काम की योजना बनाएं, है ना। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कि जो काम जरूरी है हर दिन करना है, उसका एक क्या बनाना है, योजना बनाना है। आगे बोल रहा है हर काम को एक समय सीमा दें, है ना। जो भी काम करेंगे उसको एक टाइम लिमिट देना है कि हाँ इस टाइम के अंदर में ये टॉपिक हमको या इतना काम हमको इस समय के अंदर कर लेना है। आगे है पांचवा हमारा, अपने सभी कामों के लिए रिमाइंडर सेट करें। एक रिमाइंडर होना चाहिए जो आपको बोध कराता रहे कि हाँ अभी आपका काम इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। आगे है ध्यान ना भटकने दे। कोई भी काम कर रहे हैं तो भटकने, ध्यान भटकाने वाली चीज से दूर रहना, जैसे कोई आके डिस्टर्ब करे उस आदमी से दूर रहना है, या कोई डिवाइस ऐसा है, कोई सोशल मीडिया वगैरह ऐसा है जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाता है, उसको क्या करना है, दूर कर देना है। आगे है रूटीन तैयार करें, सातवां, है ना। जो भी काम कर रहे हैं उसको फिक्स रूटीन में करें। पता चला आज आपने 4 घंटे पढ़ाई की, है ना, कल नहीं पढ़े, तो एक कंटिन्यूअस रूटीन बना होना चाहिए कि हाँ हमको 10 से 2 पढ़ना है, 10 से 4 पढ़ना है, 10 से 5 पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से जब तक रूटीन नहीं बनाएंगे तब तक आपका टाइम मैनेज नहीं होगा। तो टाइम मैनेज में ये सारे तरीके आते हैं कि पहले आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, फिर लक्ष्य को पाने के लिए जो सभी कार्य हैं उसकी सूची बनाना है, हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाना है, जो आप करेंगे उसका योजना बनाना है, और हर काम को समय सीमा देना है। अपने काम के लिए रिमाइंडर सेट करें, ध्यान ना भटकने दे, है ना, और रूटीन तैयार करें कि आपको जब रूटीन बन जाएगा तो आप काम अच्छे से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक पोमोडोरो टेक्निक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। किसी भी काम करने के लिए एक टेक्निक बताया गया है, कौन सा टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक्स। इसको आप लोग देखिएगा, है ना, अपने हिसाब से, बाकी हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। बोल रहे हैं कोई काम चुने, मान लीजिए कोई भी काम करना है आपको, समय निर्धारित करने से पहले योजना बनाई जानी चाहिए। कोई काम चुनो, है ना, काम चुनना है, उसके बाद बोला है कि टाइमर को 25 मिनट पर सेट करें, है ना, यानी अपने काम को करने के लिए क्या एक टाइमिंग देना है कि हाँ इस 25 मिनट के अंदर में हमको काम करना है। हालांकि मैकेनिकल टाइमर का सुझाव दिया गया है, ठीक है, तो अपने काम को क्या करना है, एक टाइमर पर सेट कर देना है कि हाँ इतना टाइम में हम काम करेंगे। आगे है टाइमर सेट करने के बाद काम पर लग जाएं, ध्यान न भटकने दें, ठीक है। उसके बाद क्या है, समय पूरा होने पर रुक जाएं। जब भी आपका समय पूरा हो गया है उस पर वहां पे रुक जाना है। काम करने का यह समय पोमोडोरो कहलाता है, ठीक है। ये जो टाइम है काम करने का क्या कहलाता है, हमारा पोमोडोरो। आगे है प्रोग्रेस रिकॉर्ड करें। जो भी आपने काम किया है उसका प्रोग्रेस रिकॉर्ड बनाना, यानी भविष्य में सुधार के लिए नोट्स बनाएं कि आपने हाँ चलो इस 25 मिनट में आपने इतना चीजें अचीव कर लिया है, या पीछे दिनों में आपने कम अचीव कर रहे थे उतना टाइम में, अभी आगे के दिनों में क्या किया है आपने, पूरा जो भी आपका टारगेट था वो उतना अचीव कर लिया। मान लीजिए नहीं किया है तो प्रोग्रेस रिकॉर्ड तब भी बनाना है, ताकि हमको जब उसी काम को फिर से करें
तो हमको पता होना चाहिए कि हाँ यार पिछली बार हम कम किए थे, इस बार ज़्यादा करना है। जब एक समय पूरा हो जाए, आपका काम हो जाए तो काम रोक देना है। उसके बाद प्रोग्रेस रिकॉर्ड लिखना है कि 25 मिनट में क्या क्या हमने किया है। उसके बाद 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, ठीक है। ब्रेक से क्या होता है कि आप तरोताजा रहते हैं। जब तक आप ब्रेक नहीं लगेंगे तब तक क्या होगा, एकदम भारी भारी सा लगेगा, है ना। यानी 1 घंटा करने के बाद क्या करना, थोड़ा देर के लिए रुक जाना है, यानी 5 मिनट के लिए क्या करना है, ब्रेक ले लेना है। उसके बाद फिर से काम पर लग जाना है और इस सभी चरणों को क्या करना है, दोहराना है ना। टारगेट फिक्स करना है, टाइम फिक्स करना है और काम पर लग जाना है। फिर क्या करना है, थोड़ा देर के लिए रुक जाना है। आगे चौथे पोमोडोरो के बाद 15 से 30 मिनट का ब्रेक लें। ऐसे काम करें जिनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, फिर क्या बोल रहा है कि अगर 4 स्टेप ऐसे कर लेते हैं, 25-25 मिनट का करते हैं, 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, ठीक है। इस तरह के अगर 4 स्टेप आपने कर लिया है तो 4 स्टेप के बाद बोल रहा है कि हमको आधे घंटे का ब्रेक लेना है। आधे घंटे का ब्रेक इन सेंस कि आपको ऐसा काम करना है जिसमें कुछ दिमाग नहीं लगा, जैसे कोई हंसी मजाक का वीडियो देख लिया, थोड़ा देर आधा घंटा के लिए खेल कूद लिए, तो इस तरह का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको दिमाग नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि दिन खत्म करने से पहले इसे जारी रखें, है ना। इस तरह ध्यान लगाकर काम करने से समय का सदुपयोग होता है और दिमाग पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ता है, ठीक है। जब तक दिन नहीं खत्म होता, इस तरह के आपको क्या करना है, टाइम को फिक्स तरीके से मैनेज करते हुए काम करना है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, पोमोडोरो टेक्निक्स है। इसको आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो आधे आधे घंटे का टाइमर सेट कर लीजिए। जब 4 स्टेप में आधा आधा घंटा का पूरा हो जाए तो 15 मिनट का गैप ले लें। हर आधे घंटे के बीच में 5 मिनट का गैप। जब 4 बार ऐसे हो जाए तो आपको 15 से आधा घंटे का ब्रेक ले लेना है। तो इस तरह से क्या देखेंगे कि आपका जो टाइम है वो अच्छे से मैनेज हो रहा है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया गया है। क्वेश्चन क्या है, बोला कि पिछले 3 दिनों के बारे में सोचे और उन गतिविधियों को भरें जो आप आमतौर पर इन दिए गए समय में करते हैं करती हैं, या केवल आपके अपने रिफ्लेक्शन के लिए है। गतिविधियों को जितना हो सके उतना विस्तार से लिखें, है ना। तो आप पिछले कुछ दिन से क्या क्या करते हैं, उस गतिविधि का एक टाइम दे दिया गया है कि हम इस समय के बीच में क्या क्या करते हैं। जैसे सुबह 7 बजे है, कुछ लोग सुबह 7 बजे उठते होंगे, तो लिखना है कि हम सुबह 7 बजे उठते हैं और 8 बजे उठने के बाद अपने दैनिक कार्यों को करते हैं। 8 बजे से हम कुछ और, मान लीजिए कोई काम पे जाता है, कोई पढ़ने के लिए जाता है, तो उसको भी लिखना है कि हम 8 बजे स्कूल चले जाते हैं, ठीक है। 9 बजे क्या करते हैं, 10 बजे क्या करते हैं, 11 बजे क्या करते हैं, 12 1 बजे क्या करते हैं। आगे भी है 2 3 से लेकर रात के 11 बजे तक आप क्या करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर आप बता सकते हैं अपने हिसाब से, जो आप डेली करते हैं। आगे है, आगे 2 क्वेश्चन और है। बोला है कि अगर आपको रोजाना 2 घंटे बचाने हो तो आप किन गतिविधियों को नहीं करेंगे, या उनकी सूची बनाएं, ठीक है। जो भी आपको टाइम बचाने वाली गतिविधियां हैं जिनमें आपका फालतू का टाइम खर्च होता है ना, उसकी एक सूची बनाना है, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है कि अगर आपको रोजाना 2 घंटे ज्यादा समय मिले तो आप उनमें से कौन सा नया स्किल सीखेंगे। मान लीजिए 2 घंटे आप फालतू मोबाइल दिन भर में चला देते हैं, तो उसको लिख लेना है कि 2 घंटे हम ये गतिविधि नहीं करेंगे तो मेरा समय बच जाएगा। अब जो 2 घंटे बच रहा है, उस 2 घंटे में क्या करेंगे, आप कौन सा नया कौशल सीखेंगे जिससे आपका जीवन क्या हो, थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे है मेरा लास्ट टॉपिक है समस्या का समाधान, ठीक है। तो बोल रहा है कि किसी भी समस्या का हम समाधान कैसे करेंगे, है ना। आप किसी समस्या को अपने शब्दों में समझाएं। मान लीजिए यहाँ पे बोला है प्रश्न जैसा है ना, तो समस्या को क्या करना, अपने शब्दों में समझाना है। बोला है कि आइए समस्या समाधान के रचनात्मक तरीके क्या हो सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, है ना। कौन कौन से रचनात्मक तरीके हैं। बोला है समस्या का समाधान का अर्थ है किसी भी समस्या का हल निकालना। हम सभी रोज समस्याओं का हल करते हैं, है ना। तो समस्या समाधान का अर्थ क्या है, किसी भी समस्या का हल निकालना ही क्या कहलाता है, समस्या का समाधान कहलाता है। और हम सभी रोजाना कुछ ना कुछ समस्या को हल करते हैं, उसका चित्र लगाना है। बोल रहा है कि बोल रहा है कभी कभी हम किसी समस्या का समाधान को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं। ऐसी स्थितियों में ये 4 स्टेप मददगार होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा कोई समस्या आता है जो कठिन होता है, जिसमें हम क्या होते हैं, समझ में नहीं आता, हम उलझन में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं जो आपको मदद कर सकते हैं किसी भी समस्या के समाधान में, अगर आपको कोई उलझन है। तो यहाँ पे क्या 7 प्रकार के टिप्स दिए हैं। उन टिप्स को हम लोग देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग स्टेप कैन बी हेल्पफुल। पहला क्या है कि समस्या को पहचाने, है ना, जो भी समस्या है उसको पहचानना है। दूसरा क्या बोला है, समस्या को कई भागों में बांटे। तीसरा है समस्या को विभिन्न भागों का समाधान खोजे, है ना। जब भी समस्या को अपने अलग अलग स्टेप में बांट लिया है तो एक एक स्टेप का क्या करना, आपको समाधान खोजना है।
आगे सबसे उचित समाधान चुने, जो भी उस चीज को करने के लिए जो उचित समाधान है, जो उचित प्रोसेस है, उसको हमको चुनना है। पांचवा क्या है हमारा, समाधान लागू करें और देखें कि क्या होता है ना। जो भी समाधान आपने सोचा है, जो भी समाधान आपने सोच लिया है, उसको लागू करना और फिर देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आता है। आगे छठवां, हम जितनी ज्यादा समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या समाधान में उतने ही बेहतर होते जाएंगे, है ना। ऐसा है कि समस्याओं से भागना नहीं है ना। जितना ज्यादा आप समस्याओं से घिरे रहेंगे, जितना ज्यादा आप समस्याओं का हल करने का प्रयास करेंगे, उतना ही क्या होगा, आप माहिर होते जाएंगे समस्याओं को हल करने में। आगे है सातवां हमारा, यदि समाधान काम नहीं कर रहा है तो दूसरा तरीका आजमाएं। ठीक है, मान लीजिए एक समाधान आपने कर दिया, लेकिन क्या हुआ, आप वो समाधान का तरीका काम नहीं कर रहा है तो दूसरा तरीका आजमाना है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, समस्या का समाधान करने के लिए 7 स्टेप लगा सकते हैं। आगे बोल रहा है प्रश्न, रोजाना आपके जीवन में समस्या समाधान क्यों महत्वपूर्ण है ना। समस्या समाधान आपके जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, है ना। ये तो सब जानते होंगे कैसे समाधान करते हैं। आगे बोल रहा है कि आइए समस्या समाधान का अभ्यास करें। कैसे करेंगे, आइए कुछ समस्याओं का एक साथ समाधान करें। पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप है, अपनी कक्षा में किसी भी 3 छात्रों या ट्रेनीज की एक टीम बनाएं, है ना। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए क्या करना है, पहले टीम बनाना है ना। आगे दूसरा स्टेप क्या है, सभी लोग मिलकर एक ऐसी समस्या चुने जो कुछ समय से आप सभी को परेशान कर रहे हैं, चाहे वह संस्थान के बारे में हो या आपकी पढ़ाई के बारे में हो, है ना। तो क्या करना है, पढ़ाई या शहर से जुड़ी हुई हो, तो ऐसी समस्या को क्या करना है, आपको चुनना है जिससे परेशानी हो रही है काफी दिनों से। जैसे उदाहरण के लिए बोल रहा है, ट्रैफिक की समस्या, इंटरनेट स्पीड की समस्या, गंदे शौचालय की समस्या। तो इस तरह की समस्या को पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको चुनना है। उसके बाद तीसरा स्टेप है, समस्या समाधान की प्रक्रिया के बारे में सोचें। समस्या समाधान के लिए योजना बनाएं, समस्या समाधान की प्रक्रिया के 6 चरणों का पालन करें। ठीक है, तो ऊपर में जो भी 6 स्टेप दिए गए हैं, 7 स्टेप दिए गए हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए, तो उसका हमको क्या करना है, पालन करना है। तो हमारा 3 स्टेप था। पहला क्या था, अपनी कक्षा में क्या करना है, टीम बनाना है हमको 3-4 व्यक्ति का। उसके बाद सब मिलकर क्या करेंगे, किसी भी समस्या को चुनेंगे कि ये प्रॉब्लम चल रही है। फिर क्या करेंगे, उस समस्या का जो समाधान है उसके बारे में सोचेंगे। उसके लिए ये योजना बनाएंगे और जो भी हमारे समस्या समाधान के 6 स्टेप दिए गए हैं उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पहला चरण में समस्या का पहचान करना है। ठीक है, उसका बाद दूसरा चरण क्या होगा, समस्या को अलग अलग भागों में बांटना है। तीसरा है समस्या को अलग अलग भागों में समाधान खोजें। चौथा है समाधान निकालें। पांचवा होता है हमारा सबसे बेहतर समाधान चुने। छठवां क्या होता है, समाधान को लागू करें। ठीक है, अगर देखते हैं कि हाँ समाधान हमारा काम नहीं कर रहा है तो क्या करना है, तो दूसरा जो हमारा समाधान है उसको लागू करना है किसी भी समस्या को हल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये मॉड्यूल था तीसरा यहाँ पे खत्म हो चुका है ना। तो अगला मॉड्यूल हम इंग्लिश वाला है, उसको इंग्लिश के वर्ड के बारे में समझना है, क्या होता है कैसे होता है ना। तो इस टॉपिक को आप पढ़िएगा, एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो समझ में आ जाता है ना, 1-2 बार वीडियो देखिएगा। उसके बाद अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक बार पीडीएफ को अपने हिसाब से रीड करिएगा। जब आप खुद पीडीएफ को रीड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, है ना। तो इसको आप पढ़ सकते हैं आसानी से, है ना, आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंटिन्यू पढ़ना है। अगला मॉड्यूल हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश वाला है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।